अस्सलामुअलैकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ डिस्कशन में मौजूद हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब शुक्रिया, और साथ ही साथ अहमद अबू बकर साहब भी इस डिस्कशन में हमारे साथ हैं। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कराची के ताजरों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से बात की और बात करते हुए उन्होंने कुछ तजावीज़ दी। उन्होंने कहा कि IMF से तो आपने हाथ बढ़ा लिया और उसका फ़ायदा भी हुआ, उसके समरात भी हम देख रहे हैं। 2 हाथ और बढ़ा लीजिए, एक हाथ हमसाया मुल्क की तरफ तो दूसरा हाथ जो है वो अडयाला जेल में। तो ये बात करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, उनकी बात सुनते हैं, सुन के फिर वापस आकर उस पर डिस्कशन करते हैं। एक्सचेंज जो है वो अभी ऑल टाइम हाई पे है। आपने एक हाथ मिलाया था, वो हाथ आपने मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मिलाया, वो स्टार्टिंग पॉइंट था। इसी तरह के आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाए, आपने और लोगों के साथ मिलाए, उसके अच्छे नताइज जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? 2 और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा, एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया। दूसरा, जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप करें। अबू बकर साहब, तजवीज़ आई ताजरों की तरफ से, और तजवीज़ कैसी थी ये भी बताइए। लेकिन मेन सवाल तो यहाँ पर यही बनता है ना कि शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, बस एक उसको लाइटर नोट पे ले गए और बात ख़त्म कर दी। देखिए, इस वक्त जिन इश्यूज़ को और जिन मामलात को वो देख रहे हैं टॉप से, तो उन्हें बेहतर अंदाज़ा है चूँकि उन्होंने फ़ैसले भी लेने हैं। लेकिन ये जो तिजारत का मामला है और ये क्रॉस द बॉर्डर जो है इंडिया के साथ जो ये तो बहुत सारे अदवार में इस पर बात होती रही है। इसकी इम्प्लिकेशंस में बहुत सारी रुकावटें जो हैं वो तो दो तरफा भी हैं। उसमें ज़ाहिर है कश्मीर जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन है। उस पर जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक ये दोनों मुल्कों का करीब आना तो बहुत दूर की बात है ना। बिल्कुल सही। माजी में ट्रैक 2 या आप जब आप कह लें इस तरह की डिप्लोमेसी के थ्रू दोस्ती बस भी चलती रही और समझौता ट्रेन भी चलती, और फिर यहाँ से दोनों जो बॉर्डर हैं AJK और इंडियन ऑक्युपाइड जो कश्मीर है जी। उसके लिए भी जो एक राब्ता बस जो है सर्विस वो चलती रही है। ठीक है। लेकिन बात यह है कि कोई भी एक ऐसा मामला जो दोनों तरफ के बॉर्डर में स्पार्क करता है कश्मीर को लेकर, उसके बाद ये सारी एक्सरसाइज बेकार हो जाती है। तो ये है तो वक्त की ज़रूरत कि पाकिस्तान और भारत को तिजारत करनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि जो प्रिंसिपल स्टांस है पाकिस्तान का उसका फिर क्या बनेगा, या उसको एक तरफ रखते हुए क्या ये फैसला कर लिया गया है कि हमें हिंदुस्तान के साथ तिजारत करनी चाहिए। हालांकि है तो पाकिस्तान के मफाद में। बिल्कुल सही। इस वक्त पाकिस्तान का जो खुशहाली है, पाकिस्तान की जो मईशत है, उसकी जो बहाली है, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। चूँकि हमारे बॉर्डर के अंदर दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी जो है वो बस रही है, उसके अपने मसाइल हैं। आप देखें ना, ये जो प्याज देख लें, यहाँ 200-250 रुपये किलो बिक रहा है और वहाँ 20 रुपये इंडियन में किलो में बिक रहा है। और इस तरह के जो मसाइल हैं वो हमारे काउंटर तो हो सकते हैं। ठीक है। अबू बकर साहब, आरिफ हबीब साहब ने सवाल किया था, बल्कि सजेशन दी थी, वो हमारे साथ लाइन पे। आरिफ हबीब साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तजावीज़ बल्कि आई आपकी तरफ से, वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन छोटे मियाँ साहब ने जवाब नहीं दिया उसका, शहबाज शरीफ साहब ने। तो उसके बाद आपकी उनसे कोई बात हुई कि इन तजावीज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है, या नहीं हुई? नहीं, उनके बाद जो है वो नहीं हुई। और इनके देन एंड देयर जवाबात जो है वो एक्सपेक्ट करना भी आई थिंक मुनासिब नहीं है। ठीक है। वो तो एक चीज जो है जो हमारे लोगों की दिलों में बातें हैं वो उन तक पहुंचाना थी, और वो लीडर हैं, वो सब बेहतर जानते हैं। ये जाहिर है उनके सामने और चीजें भी होती हैं। तो उस लिहाज से आपके सवाल का जवाब ये है कि नहीं, कोई और उनके बात नहीं हुई मेरी, और ना उन्होंने इसके ऊपर कोई कमेंट किया। आरिफ साहब ये बताइएगा कि इस तजवीज़ पे अगर अमल हो जाए तो, और शहबाज शरीफ साहब वहाँ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन दूसरी तरफ से रिस्पांस ना आए, देन वो तो जाहिर है वो इनके लिए भी मैसेज है, वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं है। ये तो तमाम दोनों जाहिर पार्टीज हैं, उनके ऊपर कहना तो ये आसान है, इसके ऊपर जो है इसको अचीव करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन उनको भी ये कहा जाता है, वो भी कहा उनके जमाने में, हमने उनको भी कहा था ये बातें। तो जो लोग भी हैं उनको हम बताते हैं कि भाई लोगों के दिल की आवाज क्या है। मकसूद तो यही होता है ना लोगों से ये बात करने का कि भाई जो लोग चाहते हैं उनके दिलों की बातें उनको पहुंचे, ताकि वो फिर उसको एनालाइज करें और उस डायरेक्शन में, और वो जाहिर है मुल्क के मफाद की बातें हैं।
तो सर ये आपने जो तजवीज़ दी इसके पस मंज़र में क्या था आपके, यानी अगर ये हाथ मिलता है तो आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन ख़त्म होगी जिसका असर बिजनेस पे पड़ेगा, ताजिर खुशहाल होंगे? यानी ये पारा जो है वो इतना टेम्परेचर हाई है, वो हाई टेम्परेचर आप देखें ना, अब आपका टीवी का 95% जो है वो वक्त इसी में लगा हुआ होता है, और ये सारे जो मुर्गे लड़ रहे होते हैं कि एक उस पार्टी का और वो पार्टी के जो मेंबरान है वो अपनी लीडरशिप को खुश करने के लिए एक दूसरे से बढ़ चढ़कर जो है वो बातें कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ जो है कम होनी चाहिए कि भाई हमें जो जिन चीज़ों पे मतलब ये है कि जो मईशत है, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारे दूसरे जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसमें तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हमारा कंसेंसस हो, एक दूसरे से अपने अपनी राय का इजहार कर सके, बातचीत करने का जो है रिवाज हो, बातचीत ना करें और एक दूसरे को हम बुरा भला कहें, और सभी जो है वो आई थिंक पाकिस्तानी मुहिब वतन होंगे, और उनको हम किसी को कहना कि वो मुहिब वतन नहीं है तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। आरिफ साहब ये बताइएगा कि ये तजवीज़ चूँकि आपकी तरफ से आई तो इसको तमाम वहाँ पे मौजूद ताजरों की हिमायत हासिल थी? जी, वहाँ तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया उसको। आपने नहीं सुना अप्रिशिएट, क्लैपिंग हो रही थी? जी बिल्कुल। तो क्लैपिंग बता रही थी आपको कि भाई वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर बाद में भी जो है वो सबसे जो शाबाश मिल रही है तो वो तो शाबाशी मिल रही है कि भाई नहीं, ये बात तो जो है सब तरफ के लोगों से शाबाश मिल रही है। अच्छा सर, ये बताइए कि मुल्क की जो दाखिली सूरत हाल है और ये जो मईशत की बहाली है, इसको लेकर जो हाई लेवल की मीटिंग्स हैं गुज़श्ता 4-5 साल में हम देखते और सुनते आए हैं। गुज़श्ता आर्मी चीफ जो थे जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब, वो भी मिलते थे बिजनेसमैनों के वफूद के साथ। अब मौजूदा जो अस्करी क़यादत है वो भी बहुत संजीदा तरीन सतह के ऊपर है इस मामले पे। आप प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये मामला आगे बढ़ते नहीं है, कोई तब्दीली मईशत के मैदान में उस तरह से आती नहीं है। खराबी कहाँ देखते हैं सर आप एज ए बिजनेस मैन? आई है यही प्राइम मिनिस्टर को हमने बताया कि आप जो पिछले जून में जब पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब था तो वो IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिले थे, और मैंने उनसे कहा ना आपने हाथ मिलाया था उनसे, वो हाथ मिलाया और वो प्रोग्राम जो 9 महीने का मिला उससे हमारा डिफॉल्ट भी जो है वो टल गया, और फिर चीजें जो है वो स्टॉक एक्सचेंज उससे वहां से लेके कोई 70% बढ़ गया। तो मतलब ये $13 बिलियन की वैल्यू बढ़ गई और कोई 6 ट्रिलियन रुपीस की वैल्यू बढ़ गई। सही। तो ये और फिर हमारा रुपया पिछले 1-1.25 साल से जो है वो स्टेबल है, कोई मजीद उसमें कमी नहीं हुई है रुपए की वैल्यू में। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस आया, और जो है वो रिजर्व्स भी स्टेबल हैं, वो हमारे जितने भी पेंडिंग पेमेंट्स थी फॉरेन एक्सचेंज की वो स्टेट बैंक कर रहा है अभी टाइमली बेसिस पे। सही। तो उसमें जो है वो बेहतरी तो अल्हम्दुलिल्लाह है। SIFC का रोल है, उसकी वजह से आप ये देखें सऊदी इंटरेस्ट आ रहा है, और इन्वेस्टर्स, लोकल इन्वेस्टर्स भी जो है दिलचस्पी ले रहे हैं, एग्रीकल्चर में दिलचस्पी लेते हैं, माइनिंग में दिलचस्पी ले रहे हैं, IT की एक्सपोर्ट बढ़ी है। तो बेहतरी तो है। हम पता नहीं क्यों अच्छी चीज को जो है वो अपने आप को गिनते ही नहीं है, उसका मेंशन करना हमें पता नहीं शर्म आती है। हम जो खराब बात है उसको बड़ा चढ़ा के बात करने में बहुत जो है वो महसूस करते हैं कि हाँ बस ये बात है। आरिफ साहब, आपने इंडिया से दोस्ती की भी बात की, तो ये बताइएगा कि क्या कश्मीर का जो मौजूदा स्टेटस है उसके बावजूद इंडिया से दोस्ती हो सकती है, या फिर वही मॉडल इख्तियार किया जाए जो चाइना और इंडिया का है कि तिजारत भी हो रही है और दरमियान में मसाइल भी मौजूद हैं? बिल्कुल। इसमें ये देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान के लिए क्या बेस्ट है। देखें, ये लीडरान का काम है, ये जो बड़ी पोजीशंस पे बैठे होते हैं उनको ज्यादा जो है चीजों का पता होता है ना। हमारी तो एक मासूमाना ख्वाहिश है, वो एक मासूमाना ख्वाहिश है जिसको हमने कन्वे कर दिया। अब वो करें, हमने सुना था कि परवेज मुशर्रफ के जमाने में मुझे शौकत अजीज साहब कहते थे कि सब चीजें हमारी अग्री हो गई, बस सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी, हमने तमाम चीजों के मसलों के हल जो है वो ढूंढ लिए, बट उसमें फिर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और वो मामला वहीं का वहीं रह गया। तो कहीं ना कहीं ये मामला हुए हैं इंडिया के साथ भी, और उसमें भी पेशरफ्त जो है वो का मरहले आए हैं। तो उसको अगर जो है उसको कोशिश की जाए, हम तो लीडर्स को ये कहेंगे कि भाई हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मामला तो इसमें जो कश्मीर का मसला है वो आई थिंक उनको ज्यादा इल्म है
इसमें जो है वो क्या पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन कम से कम अपनी तो हम ख्वाहिश का इजहार तो कर सकते हैं ना। आरिफ साहब, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि चले वो तो बात आपने बड़े अच्छे तरीके से समझा दी कि भारत के साथ अगर हाथ बढ़ाएंगे हम तो उसके हमें क्या फ़ायदे हासिल होंगे। अडयाला जेल के कैदी की तरफ अगर हाथ इस तरह का बढ़ाया जाता है दोस्ती का या मुफाहमत का, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तिजारत पे? नहीं, आइडिया ये है कि देखें ना, अब वो एक एजुटेशनल माहौल हो, एजुटेशनल माहौल में देखें अभी पाकिस्तान में ये तो हमने देखा कि नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे और उनको एक छोटी सी बात पे जो है वो रिमूव कर दिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो आपके उनको जो सजा थी वो राइट नहीं थी, सही नहीं थी। और फिर हम ये अभी बात करते हैं तो ये तो हम कब सीखेंगे? मतलब हम कभी तो सीखें ना कि भाई ये जो हम बुरे से बुरा ही जो है वो चीजों को करते चले जा रहे हैं, तो किसी के अंदर ये तो ग्रेस हो ना, कि ग्रेस हो कि थोड़ा सा जो है नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपकी ये ख्वाहिश है या इसके इम्पैक्ट्स होंगे? नहीं, ख्वाहिश है हमारी कि ये मामला जो है ये ठीक चले, इनमें आपस में डायलॉग का रिवाज होना चाहिए। डिफरेंट ज़ाहिर जो है वो अपोजिशन और रूलिंग पार्टी उनके डिफरेंट जो है एजेंडाज होंगे, लेकिन एक एजेंडा तो कॉमन है ना, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो देखते हुए सब काम करें, इससे एक लाइन क्रॉस ना करें, बियॉन्ड वो न जाए। जब नेशनल इंटरेस्ट आ जाए तो फिर सब चीज़ों को जो है वो छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब आपका। नुखै साहब, शहबाज शरीफ साहब की अगर नेचर और उनकी तबीयत देखी जाए एज़ कम्पेयर टू मियां नवाज शरीफ साहब, तो उनकी तबीयत में, उनकी नेचर में थोड़ी लचक है और ये हम सब जानते हैं। और बड़े मियां साहब जो हैं वो थोड़े से उनमें हमें बहुत से मामलात में रिजिडनेस नज़र आती है। तो इसीलिए शायद ताजरों की तरफ से जो है ये रिक्वेस्ट भी सामने आई है, तजवीज़ भी सामने आई है। तो एक तरफ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अवाम की खुशहाली के लिए कुछ नापसंदीदा फैसले करना पड़ते हैं और करना होंगे, तो उन फैसलों में ये भी हो सकता है जो तजवीज़ आई है सर? नहीं, वो माशी सतह पे नापसंदीदा फैसले कह रहे हैं। वो जिसको आप कह रही हैं वो तो फिर पसंदीदा फैसला हो गया ना किसी एक के लिए। नहीं, और ये शहबाज शरीफ साहब की बात, हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और ये कहना कि वो उनकी ज़ात में लचक है और मियां नवाज शरीफ की ज़ात में लचक नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा, क्योंकि मैंने जो लचक के तमाम मज़ाहिरे देखे हैं वो मियाँ साहब की ज़ात में ज़्यादा देखे हैं। अच्छा। बड़े मियाँ साहब, आपको याद होगा बेनज़ीर साहबा की जब असैसिनेशन हुई थी तो वो एक जलसा कर रहे थे, वहाँ से छोड़ के वो वापस आ गए थे। बिल्कुल। और उसी के बाद उन्होंने बल्कि इवन इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान कर दिया था। फिर बड़े भरपूर लड़ाई के माहौल में वो चले गए थे बनीगाला खान साहब से मिलने वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जाहिर करती हैं ना कि मुफाहमत की पॉलिसी पे वो अमल दरा है। सही। लेकिन ये कहना कि ये वाले इन मामलात में, पहली बात तो ये कि ये कानूनी मामलात हैं। हाँ जी। और इनको मैं नहीं समझता कि सियासी मामलात हैं, क्योंकि जो केसेस हैं उनमें अगर कुछ होंगे भी सियासी तो वो ख़त्म कर देने चाहिए, कानूनी तो फिर कानूनी रास्ता निकालेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी बात, ये इंडिया वाली जो इन्होंने बात की थी, मैंने वही सवाल में भी उधर इशारा किया था कि एक तो तरीका जो हमारे दानिश्वर हैं वो ये निकालते हैं कि इंडिया के साथ आप कश्मीर के मामले पे वही सख्त रवैया रखें, उसी तरह पेश आएँ, उसी तरह मुजाहरे भी जारी करें, सफारती सतह पे भी एहतजाज करते रहें, अक़वाम मुत्तहिदा के पास भी जाएं, और लेकिन उनके साथ अपने तिजारती रवाबित भी बरकरार रखें। बिल्कुल ऐसा ही। ये दो चीज़ें अलग कर दें, और ताकि आपका ना वो मसला ख़राब हो ना ये हो। बिल्कुल। हमारे यहाँ चूँकि दोनों मसलों को एक साथ जोड़ा जाता है। अभी ये कह रहे थे कि शौकत अजीज साहब के दौर में उन्होंने कहा हमारे सारे मामला तय हो गए, मुशर्रफ के दौर में तो सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी रहती है। अनाउंसमेंट ही तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात होती है कि अनाउंस कौन करे। इसलिए ये कहना कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने से कश्मीर का मसला ख़राब होगा, मैंने वही मिसाल दी कि चाइना के भी इंडिया के साथ कितने मसाइल हैं। हाँ जी, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ भरपूर तिजारत जारी है। दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल। आप किसी से कट के नहीं रह सकते, आप अपनी शराइत पे अपने तरीके से बात करें कश्मीर के हवाले से, और मुश्तरका तरीके से तय करें बात उनके साथ तिजारत की। देखें, यहाँ के लोगों को जितना हम महंगाई का रोना रो रहे हैं, ये जो हो भी गई है, जो हकीकतन है भी, इस महंगाई को यकदम अगर एक सहारा मिले और ये कम हो जाए तो लोग नाराज होंगे।
हाँ, बिल्कुल। लोगों को तो सोचने का मौका नहीं मिल रहा बिल्कुल कि ऐसे वो ही। क्या करें, अपने मसाइल में इतने मसाइल उलझे में हुए इतने घिरे हुए हैं, तो उनको सोचने का मौका दें, उनको जरा इनसे आजाद करें। अगर किसी मुल्क के साथ तिजारत से आपके मसाइल हल होते हैं, महंगाई कम होती है, तो इसमें क्या हर्ज है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अबू बकर साहब, वही बात है कि ये स्टार्ट कौन करेगा? क्योंकि नुखैर साहब ने जब उनसे सवाल पूछा आरिफ साहब से, तो उन्होंने कहा कि फिर आगे से जवाब भी उनको मिल जाएगा, लेकिन इसको स्टार्ट कौन करेगा अगर चीज़ें सारी हो चुकी हैं? देखिए, इम्तिहान होगा इस वक्त जो पाकिस्तान की लीडरशिप है उसका, कि कश्मीर का जो तस्वीर तलब मामला है, बोन ऑफ कंटेंशन है नई दिल्ली और इस्लामाबाद में, उसको भी एक तरफ रखा जाए और दूसरी तरफ यह है कि नॉर्मलाइज भी किए जाएँ ताल्लुकात, तिजारत की जाए, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान की शायद ज़रूरत है। अब देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान किस पोजीशन के ऊपर खड़ा है। भारत में इस वक्त इलेक्शन ईयर है, हाँ जी। और भारत में पिछले कई दिहाइयों से जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान मुखालिफ नारों के ऊपर कैंपेन चलती है और सियासत वोट हो रही, मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। नंबर एक। दूसरा, ये भारत ने तय किया हुआ है कि पाकिस्तान के साथ इस तरह की तिजारत नहीं करनी जिसमें पाकिस्तान की मईशत थोड़ी सी स्टेबल बेहतर हो जाए। सही। तिजारत छोड़िए, वो तो हमारे साथ क्रिकेट ही खेलते। हाँ जी। मैं एक दफ़ा इंडियन डेलीगेशन, हाई कमीशन का डेलीगेशन आया हुआ था, मैंने उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनसे इंटरेक्ट किया। उन्होंने कहा, देखिए एक बात तय है, हम पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट्स खेलते हैं, सारे खेल खेलते हैं, मगर हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। क्रिकेट हमारे यहाँ स्पोर्ट्स नहीं है, रिलीजन है, उससे रेवेन्यू आता है। तो जिस जिस चीज से रेवेन्यू आएगा, पाकिस्तान को फायदा होगा, वो आपके साथ नहीं करेंगे। वाह वाह। और नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उनका तो ये कॉर्नर स्टोन है उनकी पॉलिसी का। बिल्कुल। कश्मीर पर कब्जा, फिर जिस तरह से 370 किया और इस तरह की जो चीजें की उन्होंने, और पूरी उसका जो एक यूनियन का जो एक रियासत का जो एक स्टेटस था उसको खत्म किया है। वो तो अजीबोगरीब किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं और पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पे वहां बैठते हैं। तो उनको किस तरह से आपने अपने साथ एंगेज करना है, अलाइन करना है, ये पाकिस्तान की लीडरशिप का इम्तिहान है। ठीक है। उनके लिए एक तो मॉडल है चाइना का, कि लद्दाख का जो मामला है उसको, उस पे उनकी आपस में लड़ाई भी होती है, हाँ जी। तनाज़ा भी है, मगर वो एक अपने ट्रेड के पार्टनर भी हैं। दूसरा, पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तानी लीडरशिप किस तरह से बेहतर अंदाज में वाशिंगटन की जो रिलेशनशिप है नई दिल्ली के साथ, उसको कैसे यूज कर सकती है। सही। बीजिंग के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम कश्मीर पे अपनी पोजीशन रखे हैं, लेकिन इन दोनों जो हमारे एलाइज हैं, इनको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, या इनके साथ हमने सफारती फायदा लेना है, ठीक है। कि नई दिल्ली के साथ नॉर्मलाइजेशन करें, किसी तरह से हो जाए। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी जो है, पाकिस्तान का उस तरह से स्टेबल रहना रीजन के तो मफाद में है, लेकिन भारत जिस तरह से टेक ओवर कर रहा है दुनिया भर की मईशत को, या जो इसे एशिया की जो मईशत कहा जा रहा है अब चाइना और इंडिया की शक्ल में, हाँ जी। उसको अब उस तरह से इंटरेस्ट नहीं है। वो तो अब अपने नेशनल डिस्कोर्स में हमने नरेंद्र मोदी को कई दफा सुना है जी। वो तो कहते हैं पाकिस्तान का तो हमारे साथ सवाल ही ना करें। तो दुख और अफसोस की बात यह है कि इस सब से करने से भी पहले पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा जिस पे अभी आरिफ हबीब साहब कह रहे थे कि डायलॉग होना चाहिए, बात होनी चाहिए, और सख्त फैसले मईशत के भी कर लेने चाहिए और अब पॉलिटिक्स के भी कर लें, कोई बात नहीं है। अगर इस मुल्क ने अब आगे बढ़ना है, हाँ जी। तो मेरा ख्याल है अब गुस्से को साइड पे रखें, तमाम सियासी क़यादत और इन क़यादतों के पीछे जितने ताकतवर लोग हैं, खुदारा अब दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी को थोड़ा जीने दें, मेहरबानी करें। अच्छा सुमेरा, मैं इसी पे बात कर लेता हूँ, आपकी इजाजत हो जी प्लीज। आप जो पूछने लगी हैं उसका जवाब इसी में आ जाएगा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। पहली बात तो ये कि ये अबू बकर साहब ने जो कहा ना कि इंडिया नहीं चाहता कि वो बाकी स्पोर्ट्स के अलावा क्रिकेट ना खेले, हाँ जी। मेरा इससे इख्तलाफ है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है, हाँ जी। वो उसी तरह जोशो खरोश से यहाँ देखा जाता है और उसी जोशो खरोश के साथ इंडिया में भी देखा जाता है। मेरे ख्याल बाकी ममालिक में भी देखा जाता है, उनको भी पता है। पब्लिक लेवल पे यही है। आप ये देखें ना, हम तो यही कहते हैं ना, ये जंग होती है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। और इस जंग को जब हम टीवी पे देखते हैं तो उसका फायदा इंडिया को अपने बड़ा मुल्क होने के नाते ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। नंबर एक। नंबर दो कि हमें ये जो तिजारत से, ये सेम वही चीज है, तिजारत से कोई इंडिया को हम पे एहसान नहीं करेगा। इस दो तरफा तिजारत खुलनी है, एक तरफा नहीं खुलनी। बिल्कुल ये ज़हन में रखिएगा, फायदा दोनों यहाँ से भी कुछ जाना है, वहां से भी कुछ आना है। बिल्कुल ऐसा। और दो तरफा तिजारत के खुलने से एक और अच्छा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि वहां आए दिन आप सुनती होंगी यूट्यूब पे स्टोरियां कि वहां कोई गए थे
बाबा जी हैं, वो उनका बड़ा दिल चाहता है लाहौर आने डिवाइडेड हाँ फैमिलीज जी, का इशू ठीक बिल्कुल है। और ऐसे। मैंने तो देखा है दुनिया में, मैं जहाँ कभी जाता हूँ, एक जगह हम पाकिस्तान से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ कुछ इंडियन ख़वातीन थी, ख़वातीन वहाँ मिली और उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं, पाकिस्तान से तो आप लग रहे हैं, कहाँ से हैं? तो मैंने सुमेरा बताया हमने कि लाहौर से। तो आप यकीन करें खुशी के मारे उनकी चीखें निकल गई। लाहौर का क्रेज है, लाहौर का इंडिया में, क्रेज लाहौर इतना जाना ज़्यादा है, है। बिल्कुल देखने ऐसे। का। और वो आना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे कि अपने हमारे सिख भाई आते हैं हाँ इधर, जी। या जो हिंदू बरादरी है वो आती है अपने बिल्कुल, बिल्कुल। मजहबी उनकी उसके लिए। इसलिए ये कहना कि जी वो नहीं चाहते, ये गलत है। मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ, कश्मीर वाली diplomatic बात point of view से कह रहा हूँ, public तो चाहती है। कश्मीर पे देखे ना, कश्मीर पे वो अपने तई लगे हुए हैं वो भी। बिल्कुल ऐसे। अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई है आर्टिकल 370, और उसमें बुरहान वानी की शहादत और फिर उसके बाद के मामलात और जो सारा यानी मैनिपुलेट किया सारा, उन्होंने हाँ जी, डिस्टॉर्ट कर दिया उन्होंने सारी ऐसा ही हिस्ट्री है, को। बिल्कुल ऐसा ही। अपने तो अपना नुक्ता नजर ठोक के उन्होंने सारी फिल्म जैसे कि वो बनाते हैं पाकिस्तान मुखालिफ, तो बना ली। अच्छा, यहाँ तक चलते रहे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप वो मामला जो है, आप भी अब भरपूर सफारती कोशिश करें, हाँ जी, फिल्में बनाएं, लोगों को अवेयर करें कि ये किस किस्म के झूठ बोल रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। लेकिन ये दो मामलात अलग अलग करें। उस तरफ जाएं, तिजारत की तरफ जो हो रही है, क्योंकि हम इस जिद से नुकसान उनका शायद इतना नहीं हो रहा होगा जितना हमारा हो रहा। ठीक है, इस अच्छा, जिद से परहेज करें, होनी नफीस चाहिए। नफीस भाई सिर्फ एक जुमला ले रहा हूँ, इस सब को करने के लिए पाकिस्तान में एक सेम पेज चाहिए, जिसमें नहीं, पाकिस्तान की वो- टॉप मिलिट्री मैं आपको लीडरशिप, बताऊं अबू बकर साहब, इस्लामाबाद के हुक्मरान और पाकिस्तान की अपोजिशन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बहुत नहीं, सेंसिटिव नहीं, इंडिया में भी तो ऐसे issues हैं ना, नहीं वो है, साथ, लेकिन हाँ। सुमेरा मैं आपको बताऊं, हमारा मसला पता क्या है। अब इस बात को सियासी ना समझिएगा, जिस मोदी की आप बात कर रहे हैं, ये मोदी चल के आया था यहाँ हाँ खुद, जी, ठीक जी, है, जी, जी, लेकिन जी। हमारे यहाँ क्या नारे लगे, मोदी का यार, ठीक है। इससे पहले इंडियन वजीर आजम यहाँ नहीं आते रहे, चल के आए ना, मसाइल के हल के लिए आए। तो बिल्कुल। ये कहना कि इंडिया का इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट है भाई आपको एक हमें पुरसुकून हमसाया मिल जाए, उन्हें पुरसुकून बेहतर क्या हो हमसाया मिल सकता जाए, इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है? नुकीस साहब, ये दोनों तो मुल्कों के मफाद में है। मफाद में। नुकीस साहब, ये तो हो गए ना पाक भारत ताल्लुकात, एक हाथ बढ़ाने की बात, एक और हाथ बढ़ाने की, वो अडयाला जेलवाल भी उन्होंने बात की, वो आपने उसको कहा कि कानूनी मामलात हैं, लेकिन बात ये है कि डायलॉग तो होना चाहिए, मिल बैठ के बात तो भाई, होनी वो चाहिए। ठीक dialogue- है, आप कह रहे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब गए मैं थे, आपको उस वक्त बताऊं। हालात कुछ और मैं थे, आपको बताऊं, अब हालात कुछ और है। यानी आप ये कह रही हैं कि जब वो मुसीबत में हो तब हाथ बढ़ाना चाहिए, जब ये मुसीबत में हो उस वक्त नहीं बढ़ाना मैं चाहिए। ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ पॉलिटिकल भाई वो हुकूमत में थे, मुल्क में सुमेरा वो हुकूमत में थे और वो गए थे, और अब भी उधर से जो बयानात आते हैं, आपने कोई बयान सुना है शहबाज शरीफ साहब का या हुकूमत का कि हम खान साहब से बात नहीं करेंगे? लेकिन इसके अगेंस्ट अगर मैं कहूं कि खान साहब ने क्या उधर से कोई ऐसा कोई बयान आया है, तो 100 बयान आपको मिल जाएंगे। इधर से जब बयान जाएगा ना कि हम बात करना चाहते हैं, फिर तो भाई रिस्पॉन्स उन्होंने तो practical सुमेरा, है ना, उन्होंने तो बयान को हुकूमत तो बनाने छोड़ें। की ऑफर दी, क्या है साथ मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। बात यह है उनके कि आप और बयानात issues की थे बात ना कर रहे हैं, elections के। हुकूमत की तरफ से तो इकदामात हो रहे हैं, क्या जो हम देख रहे हैं पिछले 6 महीनों से। आप नहीं, मेरी बात सुने, ये इलेक्शन का जो माहौल था और सर उसके फिर वही बाद बात का जो है, चलिए, अब तो election हो गया, अब तो सुमेरा ये बातें कर रही ट्रायल हो रहे हैं, कुछ अगर तो ये normalize बातें कैसे होगा? बयानात से यानी normalize आप होगा। ये कह रहे हैं पहले उनकी बात मान लें, उसके बाद हाथ उनकी बढ़ाएं। बात ना माने, कुछ आप ये कह नॉर्मलाइज रहे का हैं, कुछ इक़दामात तो उठाएं ना। नॉर्मलाइज का यही तरीका होता है कि उधर ये से तरीका है ना कि धांधली पर उन्हें एहतजाज तो करने नहीं, दें। मेरी बात सुनिए। उससे ही नॉर्मलाइज होगा ना, फिर वो नहीं करने देगी तो कैसे नॉर्मलाइज होगा? आप उस एहतजाज की आड़ में जब हुकूमत को गालियां कोई एहतजाज निकालेंगे, की आड़ में नहीं सुने है तो सर, सही ना, अपोजिशन जमातें गालियां भाई देती मेरी सुन रहती, तो कुछ लेना, नहीं होता इससे। इस चीज को मेरी भी एक तजवीज है, ये आगाज पता है कैसे होता है इन मामलात जी, का? जी। बयानात से, थोड़े उधर से सॉफ्ट बयानात आते हैं, इधर से भी आते हैं, होते 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 फिर एक नतीजा ऐसा आता उधर है। से एक सॉफ्ट बयान आता है, उसको तो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया जाता है कि हाँ जी अब इनकी बस हो गई, अब ये मुज़ाकरत करना, अब बैनर क्या- लेना क्या- चाहते क्या हैं। बयान बताइए? जब डील की बात हुई तो ओ सबने भाई यही वो कहा। कहते हैं कि मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, उसके बाद बताएं क्या कहना चाहिए। नहीं, अभी इधर से उन्हें कोई उम्मीद तो नजर आए ना, कोई बात मैंने तो- आपको कहा नुकीस साहब इलेक्शन तो जीत गए, इलेक्शन इक्तदार में तो आ गए, PMLN आ गई, ठीक है ना। अब अगर हम ये कहें कि ये सब कुछ इसलिए किया गया था कि हमारे इक्तदार में आ एक जाए। बड़े सीनियर सहाफी हैं जी, अब उन्होंने चूंकि जो बात की थी, मुझे नहीं पता कि मुझे कोट करनी चाहिए या नहीं, लेकिन बहुत सीनियर सहाफी हैं, बहुत सीनियर सहाफी। अबू बकर साहब शायद उन्हें ज्यादा जानते हैं, मुझसे भी ज्यादा, लेकिन उन्होंने एक बात की, एक जगह महफिल में हम बैठे हुए थे, जी, जी। चले मैं नाम ले लेता जी, हूँ, जी। ठीक है, मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि उन्हें इस बात पे कोई एतराज नहीं होगा कि मैंने उनकी बात कोट की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ मुजीबुर रहमान शामी शामी साहब। साहब की। जी जी शामी साहब ने कहा आज अगर खान साहब ये वादा करें, PTI
की क़यादत ये वादा करे कि वो पॉजिटिव रिस्पांस देंगे तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं मियां नवाज शरीफ को जेल में ले जाऊंगा वाह वाह, खान साहब से मिलने के वाह। लिए। ये मुजीबुर रहमान शामी साहब का जुमला बड़ी है। बात उन्होंने है। कहा कि मुझे पूरा एतमाद है, मैं जैसे भी उनसे बात करूं लेकिन मैं उन्हें मनवा लूंगा, लेकिन उधर की गारंटी कौन देगा कि वहां। तो अबू बकर साहब ये गारंटी चाहिए। और आज ये मैं अबू बकर साहब ये काम आप अपने ज़िम्मे ले लें। ताज़ा तरीन खबर बता रहा हूं सुमेरा, ताज़ा वाह, वाह, ये तो तरीन बहुत बड़ी कि बात खान है। साहब के जो मैंने कल भी आपको बताया कि जो मैसेंजर थे दरमियान में जी, जो जी। ऊपर तक खबरें पहुंचाते उन्होंने थे, कहा कि अब ऊपर उन्होंने भी कहा कि जी भी आपकी गारंटी कोई नहीं दे रहा, और ऊपर से भी मैसेज मिला है कि जी आप हमें हम इनका मैसेज तो ना उसकी दिया रीजन करें। क्या है नोखे साहब, इनकी तरफ से नरमी नहीं है इसलिए? नहीं, गारंटी कौन गारंटी नहीं दे? कौन वो दे? जो एक बात करते हैं और उस बात पे उन्होंने कायम रहना है, इस बात का गारंटर कौन यू बनेगा? टर्न बहुत ज्यादा ना इसलिए। चलिए आप कह लें, मैं तो नहीं जुमले इस्तेमाल करता। नहीं, ये इधर से निकले हैं जुमले। हाँ चले, अबू बकर साहब, यू टर्न लफ्ज ना इस्तेमाल करें, अपने बयान से फिर जाना। बिल्कुल अबू बकर साहब, चले जब इक़्तिदार में थे तब की भी खान साहब की बड़ी मिसालें, रिजिडनेस बहुत ज़्यादा थी उनमें, और मैं बात नहीं करूँगा, मैं किसी के साथ बैठूंगा नहीं, आना और कमरे में बैठ जाना और किसी से मुलाकात ना करना। तो अब तो जो हालात है उसको बेहतर करने के लिए कम से कम मुल्क के लिए तो कोई अपनी नरमी दिखाएं, कोई लचक दिखाएं, कोई ऐसा जेस्चर दें जिससे हुकूमत जो है वो मजबूर हो जाए या सोचे जाने का, मुज़ाकरात करने का सोचे, बात करने का सोचे। देखिए जी, जब आप हुकूमत में होते हैं और आप अपने सियासी मुखालिफिन से बात नहीं करते तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पॉलिटिकली भी, और मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर भी बड़ी ख़राब सिचुएशन में चला जाता है। बिल्कुल। वो हमने देखा है इमरान खान साहब के दौर में। तो अब बात यह है कि इस सारी सूरत, ये जो थीसिस है, इसके एंटी थीसिस अब ये है कि अब जो लोग हुकूमत में हैं, अगर उनको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, अगर उनको ऐसा माहौल नहीं मिलेगा मुल्क में हुकूमत करने वाला, गवर्नेंस को बेहतर करने वाला, और हर वक्त जो है ना इस तरह का मामला रहेगा मुल्क में, और ये डाइसेंट रहेगा इस लेवल का, और मुल्क में मुआशी सूरत हाल भी दुरुस्त ना हो, तो फिर चीज़ें कैसे टेक ओवर करेंगी? ठीक है, तो जो लोग अब इक़्तिदार में आ गए हैं जैसे तैसे मैंडेट के बाद, तो अब स्टेबिलिटी इनकी जिम्मेदारी है इस वक्त। उस वक्त स्टेबिलिटी जिम्मेदारी थी इमरान खान साहब की, उस तरह से उन्होंने अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाया, बिल्कुल उसका उन्हें नुकसान हुआ। उन्हें 38 महीनों के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू घर जाना पड़ गया। बिल्कुल ऐसा ही। वो अगर 5 साल मुकम्मल कर जाते तो शायद कोविड के बाद जिस तरह से रोबस्ट वो एक रिकवरी कर रहे थे इकोनॉमी की, शायद नताइज मुख्तलिफ होते, या शायद इस तरह की गवर्नेंस होती कि वो वोट आउट हो जाते आराम से, या उनकी तरफ से मुल्क को इस शिकवा ना प्यास होता से कि हमें टाइम आज़ादी तो मिल जाती ना। अबू बकर साहब, तो जो नई ये जो हुकूमत है इस पर भी जिम्मेदारी है। सिर्फ मैं कहता हूं कि खाली बयानात दोनों तरफ से, अभी तो वो भी नहीं आ रहे, वो आ जाना भी काफी नहीं है। संजीदा सतह के ऊपर हुकूमत को डेलीगेशन बनाए पार्लियामेंटेरियन का, बिल्कुल सही, वो उनको एंगेज करें, उनसे मिलें, किसी भी कीमत के ऊपर उनको उनके साथ नॉर्मलाइज करें, तो फिर इस हुकूमत को फायदा होगा। मैं आपको बताऊं, क्योंकि फायदा इस हुकूमत को होगा। सुने ईसीएल से नाम निकल गए उनके लोगों के, बिल्कुल ठीक है। इस बात को थोड़ा सा जरा पीछे से स्टार्ट करते हैं। देखिए सूरत हाल यही थी ना 2018 के बाद, यानी सब शोर मचा रहे थे, सारी पार्टियों ने कहा कि धांधली हुई है, जी, जी, बिल्कुल। आरटीएस बिठा दिया गया, पोलिंग स्टेशन में नहीं जाने दिया गया एजेंटों को, रिजल्ट्स तब्दीली किए गए, 3-3 दिन तक रिजल्ट्स नहीं आए, जी, जी। और जब आए तो क्या आए, ठीक है। उसके बाद भी, उससे पहले 13 में चले जाएं, 14 में जब धरना हुआ, जी, जी, जी। और क्या क्या कुछ नहीं कहा गया, इसके बावजूद यानी 17 में पनामा हो चुका है, सब कुछ सजाएं दी जा चुकी हैं, 18 के इलेक्शन होते हैं, हो गए, हाँ जी। और उन इलेक्शंस के बाद कहा जाता है अपोजिशन में आ गए मियां नवाज शरीफ की पार्टी, फिर भी कहा कि मिलने, बिल्कुल। और जो ही ये बात होती थी तो शोर मच जाता था, एनआरओ मांग रहे हैं, इनको नहीं छोड़ना। नहीं, वो बात तो वो कर रहे नहीं, सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ बतौर अपोजिशन भी उन्होंने इनके साथ बात, सुन ले, मोहल्ले की लड़ाई, जुमला सुन ले भाई, जुमला सुन, सही है, वो कह रहे हैं बतौर अपोजिशन भी उन्होंने इनके साथ मिलने की कोशिश की, बतौर हुकूमत भी वो इनके साथ मिलने के लिए तैयार। बिल्कुल सही। दूसरी तरफ से जेस्चर कब आएगा और कौन उसका जिम्मेदार होगा, जब आएगा, जब आई वॉश नहीं होगा ना, कॉस्मेटिक्स इकदामात नहीं होंगे, ठीक है, जब नियत होगी, हमें सिचुएशन ग्राउंड के ऊपर बेहतर होती नजर आ जाए। आप बात सुने ना, पीटीआई को एंगेज करना हुकूमत के अपने मफाद में, हिम्मत करके पीटीआई एक जेस्चर खुद दे दे, उसका जवाब अगर ये नहीं देंगे तो मैं आपके साथ मिलके, वो तो कैसे जेस्चर दे देना, वो तो दफा 144 है उनके, मेरी बात सुने, ऐसे जेस्चर नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर एक ओपननेस कर दें, बात करने दें, अदालतें अपने फैसले कर रही हैं, उन्हें एंगेज करें। मैं बताऊं जेस्चर का असर क्या होता है, जरा सुन ले, ये तो फिर जिदबाजी हो गई ना। जेस्चर का असर क्या होता है कि गंडापुर साहब ने जब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, अच्छा जेस्चर आ गया, सब खुश हो गए,
खुद पीटीआई की सफों में इसके खिलाफ इतराज शुरू हो गया, बिल्कुल सोशल मीडिया पे शुरू हो गया। बिल्कुल वो आपने देखा होगा कैप्टन सफदर जमात का अपना मसला है कि उसकी अपनी विद इन द रैंक्स क्या हो रहा है। सुन तो लेना, ये अच्छा जस्टर है कि चीफ एक मिनट सुमेरा ब्रेक जरा रोकिएगा। इसी तरह कैप्टन सफदर ने एक जाते हुए वो एक बच्चे के हाथ में पीटीआई का परचम था, उन्होंने उसे प्यार किया, एक गुड जेस्चर आया, उस पे बातें शुरू हो गई कि यार बहुत अच्छा है। लोग थक गए हैं खुदा के लड़ाइयों से गालियों से थके हुए हैं। खुदा के लिए कोई गुड जेस्चर दे, अगर ये नहीं दे रहे तो आपका पलड़ा भारी हो जाएगा। हाँ जी, पीटीआई को चाहिए कि वो गुड जेस्चर दे, फिर हम इनकी तरफ रुख करेंगे कि भाई आप क्यों नहीं रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे। हर 4 से 5 साल बाद एक ही फिल्म चलती है, लोग जो हैं वो इससे आ चुके हैं, लोग भी बोर हो चुके हैं, कुछ नया होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और जब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यू टर्न्स की, बानी पीटीआई के नए यू टर्न के साथ रहिएगा। ब्रेक बाद एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये सवाल छोड़ा था या मैंने टॉपिक छोड़ा था कि हम बात करेंगे एक नए यू टर्न की। अबू बकर साहब, क्यों सस्टेनेबिलिटी नहीं है, क्यों यू टर्न पे यू टर्न लेते हैं? पहले शेर अफजल मरवत, फिर हामिद खान साहब, अब हामिद रज़ा साहब, और अपने तई तो जो मरवत साहब है वो तो अपने आप को चेयरमैन पीएससी जो है वो समझ के बैठे हुए हैं, बल्कि अपने ऊपर तारी करके बैठे हुए हैं, लेकिन फैसले जो हैं वो बार बार तब्दील होते जा रहे हैं। अपनी जमात के अंदर ही जो है वो इस्तेहकाम नहीं है, तो ये फिर क्या करेंगे? देखिए, ये जिस तरफ आप निशानदही कर रही हैं, ये बात तो दुरुस्त है कि इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं उनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और उनमें जो एक फोकस होना है वो नहीं है। उसके डिफरेंट रीजंस हैं। मैं तो असल में ये देखता हूँ कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो एक क्रैक डाउन हुआ ना, उसके बाद की जिस लीडरशिप ने इमर्ज किया, उनमें ज़्यादातर हम देख रहे हैं जो लोग वकला हैं वो उन्होंने इमर्ज किया। ओके, बिल्कुल। वकला की जो पॉलिटिक्स है वो ऑलरेडी पोलराइज्ड होती है। आप इस्लामाबाद में देखें, लाहौर में, कराची में, पेशावर में वकला के बड़े बड़े चैम्बर्स हैं, उनके अपने अपने ग्रुप्स हैं, अपने अपने वोट हैं और उनकी अपने अपने मसाइल हैं। तो वो जब इस जमात में आए हैं और फिर इस तरह से एक वैक्यूम था अपना लीडरशिप का इस जमात में जिस तरह से बन गया, तो वो जो क्लाउड है उनके ऑलरेडी बने हुए थे। मेरा ख्याल है अब फैसला करने में भी वैसी कुछ फॉल्ट लाइंस जो हैं वो उस तरह की चीज़ें हैं। फिर इस जमात की जो सरबराही है, चेयरमैनशिप जो है वो भी एक बैरिस्टर साहब के हाथ में आ गई। और फिर हामिद खान साहब जो है वो ऑलरेडी इस जमात में मौजूद थे, उनका बड़ा मजबूत ग्रुप है। बिल्कुल ऐसा ही। और फिर शुएब शाहीन साहब भी आ गए, शेर अफजल मरवत साहब भी आ गए, लतीफ़ कोसा साहब भी आ गए माशाल्लाह। तो ये जो कन्फ्यूजन तारी हुई है ना, ये मेरा ख्याल है इस तरह के लोग और क्लाउड्स हैं जिनकी आपस में बनती नहीं है, मुझे लगता है। ठीक है। मीडिया पे तो हमें एक तरह से साथ खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन मैं वसूख से कहता हूँ इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो इकट्ठे बैठ के चाय भी नहीं पी सकते। तो मेरा ख्याल है ये जो पैगाम रसानी का काम पब्लिक में और उनके वर्कर्स और पार्टी में और जेल के अंदर खान साहब के साथ करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं पैगाम फैसले रप्चर हो जाते हैं, बड़े मसाइल हैं इसमें। बिल्कुल सही है। अब ये जो पीएससी का मामला है, इसमें जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो तो ऑलमोस्ट चेयरमैन पीएससी बने हुए हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है माशाल्लाह, आज मैंने पार्लियामेंट में देखा है, उन्हें एक दो बंदों ने उनसे बात करने की बात की, तो उनकी तो ये जो बात आज चल रही है कि उनका नाम वापस आ गया, उनके चेहरे पर हवाइयां जो है वो है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा अब आप उनसे बात करेंगे तो वो नहीं कहेंगे। तो ये ऐसे लगता है जैसे ये उनका जो है इस्तेहकाक है चेयरमैन पीएससी लगना। हालांकि जब ये फैसला हुआ तब मैंने भी सोचा कि जो मिजाज चाहिए इस तरह के आईनी ओहदे को निभाने के लिए वो तो शेर अफजल मरवत साहब में नहीं है। बिल्कुल उनके बयानात आप देख लें, वो बहुत लूज माउथ हैं, उनमें बसीरत की कमी लगती है। वो क्राउड पुलर होंगे, चंद जुमले फेंक सकते हैं, बड़े उनकी रंगत लाल सी हो जाती है जब उन पर तनकीद होती है। तो इस तरह की मेंटालिटी का आदमी इस तरह के आईनी जिम्मेदारियां तो निभाने के लिए तो मिसफिट होता है। और फिर जो पोलराइजेशन है हुकूमत में और तहरीक इंसाफ में, उसमें भी फिर इसकी जाहिर है एक्सेप्टेंस मुश्किल है इस फैसले की। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से भी मेरा ख्याल है ऐसी कोई पैगाम रसानी हुई है, तो उस वजह से इस फैसले से पीछे हटना पड़ना चाह रहा है। ये एक हिकमत अमली का मामला है, मेरा ख्याल है हम इसे यू टर्न नहीं कह सकते। और इसके लिए अभी खबरें आ रही हैं कि शायद साहिबजादा हामिद रजा जो हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं उनका नाम है। अगर उनका भी नाम है तो ये एक बेहतर नाम है, वो उस तरह से मेरा ख्याल है उनकी जुबान से शोले नहीं निकलते, इस तरह की वो पोजीशन भी नहीं लेते।
उनको भी आजमाया जा सकता है इसके ऊपर। कुछ लोगों ने हामिद खान साहब की बात की है। हामिद खान साहब भी एक बड़ा ब्रेन है जी बिल्कुल, और बड़ी जबरदस्त साख रखने वाले आदमी है, कानूनी मामलात को समझते मेरे हैं। ख्याल है धड़ेबंदी से बचने के लिए हामिद रजा साहब का नाम तो इस तरह का कोई नाम आ रहा है, लेकिन मेरी इत्तला ये भी है कि बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने शायद इस सारे मामले की तरदीद भी कर दी और उन्होंने कहा कि जी हमारे जो कैंडिडेट हैं जी जी वो शेर अफजल मरवत ही हैं। अभी तक मेरा ख्याल है कल इसमें से कोई सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी इस दोनों में से। ठीक है, हामिद रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साहबजादा साहब ने। सर आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। लेटो खबर सामने आ रही है, वो तो यही है चेयरमैन पीएससी के लिए आपका नाम जो है वो पीटीआई की तरफ से दिया गया सर, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो इसके डिनाल की तरफ भी जा रहे हैं। तो सर हकीकत है क्या वाकई आपका नाम जो है वो तरजीहात में शामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नाम वो होगा जो खान साहब ने देना है जी। मैं इसको बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर कर दूं कि आई हैव नो कंपटीशन विद एनीवन। जो खान साहब का फैसला होगा हम सब के लिए वही फैसला आमीन है। और ऑफिशियली उसकी अनाउंसमेंट गौहर साहब और उमर अयूब साहब, चूंकि कल पब्लिक कमेटीज के हवाला से, स्टैंडिंग कमेटीज के हवाला से मीटिंग है और कल ही उसके हवाले से ऑफिशियली वो अनाउंस करेंगे। तो आई बिलीव आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ एनी कंट्रोवर्सी जी। तो जो होगा वो इंशाल्लाह सामने आ जाएगा जी कल तक। हामिद साहब, आपके मुतालिक कहा जाता है कि आप ज़रा तहजीब से बात करते हैं, वोकल नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब ज़रा शोला बयान हैं, तो इसलिए पार्टी ने समझा कि वो जज्बाती हैं, लेकिन आप ज़रा तहम्मुल से बात सुनते हैं, आपका मिजाज ज़रा कुछ और है, तो आप इस ओहदे के लिए बेहतर हैं। मुझे सर इस बात का जवाब दीजिए कि ये कैसे तयन होगा? शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि खान साहब ने उनका नाम दिया है और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि नहीं, उनका नाम नहीं दिया, तो ये कैसे कन्फर्म होगा कि खान साहब ने किसका नाम दिया? जी सर देखिए, पहली बात तो एक मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये जो बात एक प्रोपोगेट हुई है कि किसी का नाम दे दिया गया है, ये चीज हकाइक से बिल्कुल मुतसादिम है। उसकी वजह मैं आपको अर्ज करता हूं जी कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का पहला इजलास था और उसके अंदर कल शाम 4 बजे का टाइम फाइनल हुआ, जिसके अंदर हुकूमत की तरफ से हमें आगाह किया जाएगा कि हुकूमत हमें कौन कौन सी कमेटीज ऑफर कर रही है जी। और उसके ऊपर फिर हुकूमत और ऑपोजिशन बेंचेस जो हैं, हमारी तरफ से हमारे चीफ व्हिप होंगे और हुकूमत वाली साइड से उनके चीफ व्हिप होंगे, वो आपस में निगोशिएट करेंगे। तो जब अभी तक कमेटीज ही फाइनल नहीं हुई तो कमेटीज के चेयरमैन के नाम तो कैसे भिजवाए जा सकते हैं जी? क्योंकि अभी तक तो पहला इजलास आज हुआ है और उसमें फॉर्मली डिसाइड ये हुआ है कि कल कमेटीज जो हैं वो 4 बजे तक हतमी तौर पे बता दी जाएंगी कि अपोजिशन के पास कौन सी होंगी और हुकूमत के पास कौन सी होंगी। तो ये सारी सूरत हाल है। इस सूरत हाल में ये कहना कि अपना आपने पार्टी में तो डिसाइड कर लिया होगा ना कि क्या नाम भेजना? जाहिर है सर, पार्टी में डिसाइड हो गया जी। खान साहब ने जो भी डायरेक्शंस देनी है वो खान साहब ने दे दी हैं जी। और मेरा ख्याल है कि हमें मेरा मुनासिब यही है कि जी मैं मेरा यही सवाल है कि ये कैसे पता चलता है कि खान साहब ने ये वाली डायरेक्शन दी है? ये तो हर कोई दावा कर देता है ना। इसका भी कोई मैकेनिज्म है कि जिससे ये पता, लिटमस टेस्ट क्या होता है इसका? इसका बिल्कुल मैकेनिज्म मौजूद है। मैं देखें, आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन का तकर्रुर था, इसी तरीके से पार्लिमानी लीडर का तकर्रुर था, इसी तरीके से पंजाब असेंबली में भी यही 2 पोस्ट थी। उनके लिए मेरे लेटर हेड के ऊपर लेटर लिख के भिजवाया जाता है। तो मुझे फॉर्मली ये बताया गया है, चूंकि हमारे मेंबरान SIC को ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे फॉर्मली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बताया गया है कि कल मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दैट इज इट जी। मुझे कोई क्यूरियोसिटी नहीं है किसी सीट के लिए भी। मैं खान साहब के साथ एक नजरिए की वजह से खड़ा हुआ हूं। तो व्हाट एवर डिसीजन खान साहब विल टेक, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट डिसीजन जी। सर, आप चूंकि चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी हैं, बड़ी जिम्मेदार आपका जो पोर्टफोलियो है, एक खबर चल रही है इस नाम को लेकर कि जी स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं उन्होंने भी शायद कोई सिग्नल दिया है आपकी जमात को कि इस तरह का कोई सख्त मिजाज आदमी नहीं होना चाहिए। इसकी कोई तस्दीक करते हैं आप शेर अफजल साहब टाइप को इस तरह से? अभी जब हमें यही फैसला नहीं हुआ कि स्टैंडिंग कमेटी हमें देनी है हुकूमत ने या नहीं देनी है, अभी तो इसके ऊपर निगोशिएट होने हैं। तो फिर ये बात कैसे तो आपको मिलना है सर, ये तो स्टैंडिंग कमेटी का मामला नहीं है, ये तो आपका इस्तेहकाक है अपोजिशन का, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। लेकिन हमारे पास सर कुछ और इंफॉर्मेशन भी हैं, वो मेरा ख्याल है कि मैं अगर कबल वक्त शो ना करूं तो मुनासिब होगा। लेकिन कुछ और खुद साख्ता अपोजिशन पार्टीज भी, उनके 4-5 मेंबरान जो हैं वो अपोजिशन में बैठने का दावा करते हैं, तो वो भी उनकी साइड से भी इसकी वर्किंग जारी है। इस वजह से ये निगोशिएट होना है कल जी कि हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मिलती है या नहीं मिलती। मिलने या ना मिलने के बाद, हमारी निगोशिएशन के बाद फैसला होगा कि हु विल बी द
चेयरमैन जी, फिर हमारी तरफ से फॉर्मली नाम जो है वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आमिर साहब ये बताइएगा कि ये खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आपके जो ताज़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं उन पे फिर कोई एतराज़ किया। क्या एतराज़ किया इस दफ़ा? सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबात हैं उसके ऊपर एतराज़ के हवाले से हमें इतलात तो मौसूल हुई हैं, लेकिन मेरा सर चूंकि एक बड़ा एक हेक्टिक डे था, आज सुबह सारा दिन इलेक्शन कमीशन में था, उसके बाद नेशनल असेंबली का सेशन था, मेरे कुछ क्वेश्चंस थे वहाँ पे, मैं वहाँ पर मसरूफ था, अभी 1 घंटा पहले बाहर निकला हूँ जी। मुझे सिर्फ ये इतला आई है कि एतराज़ात दायर आयद कर दिए गए हैं, अभी उसकी मैं डिटेल नहीं पढ़ सका, तो मेरा ख्याल है कि उस पढ़े बगैर मैं उसके ऊपर अगर कोई कॉमेंट करूँ तो मुनासिब नहीं होगा। ठीक होगा साहबजादा हामिद रज़ा साहब, आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। अबू बकर साहब, अभी तो वो अपनी जगह पे तो बिल्कुल कहें, अभी तक उनको यही कंफर्म नहीं है कि उनको ये कमेटीज मिलनी भी है या नहीं मिलनी है, तो ये तो सारी बातें भी कबल अज़ वक्त हैं। देखिए, एक जो बात उन्होंने अभी जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बड़ी पते की बात की है। ये तो उन्हें एक शक तो है, शक का तो उन्हें यकीन भी है ऑलमोस्ट कि ये जो चेयरमैन पीएसी है शायद ये उनको मिलना भी है या नहीं मिलना ना, ये एक बड़ी बात कर दी है उन्होंने। हालांकि ये अपोजिशन का इस्तेहकाक होता है, लेकिन शायद पता नहीं ये एक ज़माने में आपको याद होगा, मेरा ख्याल है अबू बकर साहब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अपोजिशन का तो इस्तेहकाक है, लेकिन अपोजिशन कौन है ये अभी तय करना बाकी है। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। एक ज़माने में आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थे वो अपोजिशन लीडर बन गए थे ना MMA की तरफ से, हालांकि उनके नंबर्स कम थे। तो ये होता तो रहता है पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत में, लेकिन हुकूमत को मेरा ख्याल है मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ही तमाम ओहदों के ऊपर तमाम मामलात में अगर आप दीवार के साथ लगा देंगे ना, अच्छा, चलो यही एक अच्छा जेस्चर ही दे दें जिसकी हम और नौखेज साहब बात कर रहे थे। मैं समझता हूं अबू बकर साहब उनका राइट है उस तरफ जाना चाहिए। मैं समझता हूं शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वो भी गलत नहीं कह रहे। ठीक है, प्रॉब्लम कहीं जहां से मैसेज आ रहा है वहां से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारे मैं बताता हूं सुमेरा, हमारे जब हम पढ़ते थे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, तो हमारे एक दोस्त थे, वो उनको एक हमारी यूनियन होती थी उसके वो सदर थे, तो उनको कहीं जेल में नजरबंद कर दिया गया। ठीक हो गया। तो अब जो मिलने के लिए जाता था ना वो आके कहता था जी उन्होंने मुझे कहा है कि भाई ऐसा करो जाके, वो दूसरा मुखालिफ आता है वो कहता नहीं मुझे उन्होंने ये कहा है। ठीक हो गया। जब 3 माह बाद हम वहां उनसे मिलने गए तो पता चले वो तो किसी और जेल में शिफ्ट हो चुके हैं और ना उन्हें कभी कोई मिलने आया। ये फायदा उठाते हैं ना लोग। अब ये शेर अफजल मरवत साहब जो है, मैं आपको बताऊं, वोकल बेशक हैं, बंदे कमाल के हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं। मुझे तो लगता है कि पीटीआई को सूट ही वही करने थे कि इन जैसा बंदा जो पीटीआई का एक मिजाज है ना जरा एग्रेसिव इसलिए फेवरेट्स में आता है ना। तो उन्होंने अगर खान साहब ने उनको कहा होगा तो वो अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, इसीलिए वो इतने ज्यादा श्योर हुए। अच्छा नुखैर साहब, अगला टॉपिक हमारा हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, बड़े मियाँ साहब का जो चीन का दौरा है। मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा है कि उनका ये जो दौरा है ये बिल्कुल जाती नौयत का है, लेकिन आप कल इसको कह रहे थे कि ये सेमी गवर्नमेंट है। नहीं, मैंने सेमी गवर्नमेंट टाइप कहा था, ठीक है ना, सेमी गवर्नमेंट टाइप इसलिए कि देखिए नवाज शरीफ साहब के जाती भी असर और सूख है, लेकिन ऑपोजिशन लीडर की तरफ से ये बात की जा रही है, उन्होंने कहा है कि वो अपना कारोबार जो वो चीन मुंतकिल करना चाहते हैं। मुझे और यार ये कोई बात है, ये हमने एक दौर में ये सुना था कि भारत में उनकी फैक्ट्री है, की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तक नहीं पढ़ सकते। भाई ये अगर उनके बयान पे मुझसे बात करनी है तो मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है, ऐसी फजूल बातों का मैं क्या जवाब दूं। जो फैक्ट्स हैं वो जरा सुन लें। इनको चाइना जाने का मकसद उनका ये नहीं कि वो अपना कारोबार सेट करने जा रहे हैं, कारोबार सेट करने के लिए उन्हें चाइना जाने की जरूरत है, वो उनके बच्चे वहां सेट कर लें कारोबार, उसके लिए नवाज शरीफ को जाने की क्या जरूरत है। तो वो इसीलिए गए हैं इस मुल्क के साथ, जो चाइना ने जो करना है, जो कुछ तिजारत होनी है उसके मामला तय करने के लिए गए हैं, और अपनी जाती हैसियत से मैं तो समझता हूँ इस मुल्क के हर बंदे को ये हक है कि किसी दूसरे मुल्क में जाकर वहां के इन्वेस्टर को यहाँ लाए। हाँ जी, बिल्कुल। इंडिविजुअल कोई भी जा सकता है। जब उनके इतने टर्म्स हैं, उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसहाक डार साथ गए हुए हैं, और इसहाक डार साहब वजीर हैं, नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंटेरियन है, अच्छा खासा उनका एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए उसको सब ठीक। अबू बकर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अपोजिशन लीडर को इस तरह का बयान देना चाहिए? सीपैक के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि जी उन्हें क्या पता सीपैक क्या होता है और फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अच्छा, एक सेकंड, इस पे एक बात मेरे से ले लीजिए। सीपैक वो मैंने सुना उन्होंने कहा जी सीपैक की फिजिबिलिटी भी नहीं पढ़नी आती। हाँ जी, भाई फिजिबिलिटी पढ़ना जरूरी है, उसके लिए बंदे रखे हुए होते हैं। ठीक हो गया, आपको पढ़नी आती है उसकी फिजिबिलिटी? जी अबू बकर साहब, जी 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 जी। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो दौरा हमने देखा है, आज इसकी तस्वीर भी आई है, तो उसमें जो लोग थे मैं उनको देखकर अंदाजा लगा रहा था कि ऑलमोस्ट अननोन थे। तो ये मियां साहब की जो लंदन की आप कह लें कि कैबिनेट है, उनके जो वहां पर जो उनके मिलने वाले और दोस्त या बिजनेस फ्रेंड्स होंगे, उनमें से ज्यादा लोग साथ गए हुए हैं। तो इसहाक डार साहब ने साथ तो जाना था, तस्वीर में वो मुझे उस तरह से नजर नहीं आएगा, वो यकीनन वही होंगे, या उनको भी अंदाजा है कि ये जाती नौयत का चूंकि दौरा है तो वो वजीर खारजा की हैसियत में शायद वो भी तस्वीरों में अवॉइड कर रहे हैं।
लेकिन ये कोई ना कोई जाहिर है ये सूरत हाल अभी वाजे हो जाएगी, क्लियर नहीं है। ज़ाती नौयत का मामला तो अब हुकूमती सतह पर एक तरह से एतराफ़ कर लिया गया है, लेकिन 7 वज़ीर ख़ारजा भी हैं। सही। इससे भी अंदाज़ा होता है कि ये फिर शायद पता नहीं सरकारी दौरा ना हो। फिर अभी तक चाइना की तरफ से अभी इस पे कोई स्टेटमेंट या उनके यहाँ पे कोई जो सफारत खाना है जी उसकी तरफ से भी नहीं है। ठीक हो अब गया। आने वाले दिनों में जो मीटिंग्स होंगी उनकी कुछ तस्वीरें आएंगी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वो ने पता मे भी चल कहीं ना जाएगा कहीं फिर। बुलाया हो, इस तरह से हो। बाकी मियां साहब 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं चाइना, कई दफा वो बिल्कुल आए हैं, जाएं गए तो हैं। नहीं, नुखैज़ साहब और की उनकी बात बहुत बड़ी अच्छी है। करीब से एक शिराकतदारी हाँ रही है जी, सीपैक को अगर लेकर, आप इसमें एतराफ़ करना अगर आप चाहिए। अपने टर्म्स को और ये भी मुल्क गैर के लिए- जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है पंजाब की अपोजिशन लीडर की, ठीक है। कि जी उनको फिजिबिलिटी का नहीं पता या उनको क्या पता सीपैक का, ये गलत ये बात भी है। एक गैर जिम्मेदाराना बिल्कुल बात सही। है। अगला- मैं आपको एक बात नुखैज़ बताऊं, साहब, ये अगला भी टॉपिक अच्छी मेरे ख्याल बात नहीं डिस्कस करते हैं हाँ, वापस। मैं आपको एक बात जी, बताऊं, जी। ये मियाँ साहब का जाना या किसी का जाना, फिजिबिलिटी पढ़ना या ना आना, इस पे ना इतराज को ठोस होना चाहिए। हाँ जी, जी, होना चाहिए। जिसकी समझ भी आए है तो होना चाहिए। हाँ, इस किस्म बिल्कुल। की अच्छा, ये जो आप कह रही है ना जी कि वो सरकारी दौरा, ये पता नहीं अगर वो तस्वीरें, मैं सरकारी दौरे का एक आपको लिटमस टेस्ट बता देता हूँ कि कैसे पता चलेगा ये दौरा सरकारी जी, है। जी, जी, जी। सरकारी दौरा सरकारी पैसों पे होता है। हाँ जी, ठीक है, हो गया। ये अच्छा, पता करा लें कि सरकारी पैसों पे गए हैं आज या तो अपने पता पैसों चल पे जाएगा। गए अच्छा हैं। नुखैज़ साहब, हमारे पास एक बड़ा अहम जी, जी। टॉपिक है म्यूजिक को लेकर, हाँ जी। क्योंकि हम सारे ही म्यूजिक लवर हैं और म्यूजिक पसंद भी करते हैं। हमारी हाँ जी। बहुत सी वीडियोस भी टैलेंट न्यूज़ के फॉरम से वायरल हैं, तो इसलिए हमने इस टॉपिक को चुना है कि एक बड़ा एक पैथेटिक ये इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है तब जब एक सिंगर होता है और उसने बहुत अच्छा एक गाना गाया होता है और वो बहुत जो है वो पसंदीदा होता है, फेमस हो जाता है, वायरल हो जाता है, और फिर उसी गाने को चंद सालों बाद एक और वोकलिस्ट जो हैं वो उसको गाते हैं, लेकिन उनको उस चीज़ का क्रेडिट नहीं दिया जाता। लोगों को ये बताया ही नहीं जाता कि असल में ये गाना पहले किसका था। उनको ना सही बात है, गाने का क्रेडिट सही दिया बात है। जाता, ना लिरिसिस्ट को उसका क्रेडिट दिया जाता, ना म्यूजिशियंस को उसका क्रेडिट दिया जाता है। एक गाना बहुत आजकल वायरल हुआ है, बालो बत्तियां वे माही साकू मारो संगला नाल। वाह वाह, ये तो आपने भी गाया हुआ हाँ था। जी, ये हमने इलेक्शन में गाया था, तब भी बहुत वायरल हुआ था। तो तब ही वायरल तब ही वायरल हुआ था। उससे पहले हमारे एक सिंगर थे, उन्होंने गाया, फिर अताउल्ला साहब ने गाया, फिर अब अताउल्ला साहब के साथ अली जफ़र ने गाया। सबसे पुराना वर्जन जो था वो मैं पहले आपको नाज़रीन सुनाना चाहती हूँ। पहले आप वो सुने कि असल गाना बालो बत्तियां कौन सा था, फिर हम आपको नए वाला जो सॉन्ग है वो सुनाते हैं। वाह जी वाह, क्या मेलोडी है, क्या म्यूज़िक है, क्या आवाज़ है और क्या लिरिक्स है इसके। तो ये तो हो गया पुराना सॉन्ग जिसका किसी को पता नहीं, ना ही इनको क्रेडिट दिया गया। अब हम आपको सुनवाते हैं जो इसका नया वर्जन आया है अताउल्ला साहब के साथ, क्योंकि अताउल्ला साहब ने इसको गाया था 90s में, तो अली जफ़र साहब ने यह सोचा कि क्यों ना अताउल्ला साहब को साथ मिला के इस गाने को गाया जाए। अताउल्ला ईसा खैलवी तो नहीं है? नहीं, अताउल्ला ईसा खिलवी साहब, जी जी बिल्कुल। अताउल्ला अब शाह बुखारी भी कह रहे हैं। उनके साथ जो गाना गाया गया अली जफ़र साहब ने, वो सुनते हैं फिर वापस आते हैं। इसका रीमेक हुआ, वो भी बहुत कमाल हुआ। आज की जनरेशन ने इसको बहुत पसंद किया, थोड़े से दिनों में मिलियंस पे इसके व्यूज़ चले गए। लेकिन हमारा शिकवा ये है कि जिन्होंने इसको सबसे पहले गाया उनको इसका क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया। अफजल आजिज साहब नुखैज़ साहब हमारे साथ हैं, अच्छा, बहुत फेमस म्यूजिशियन भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं। अताउल्ला साहब समेत बहुत सारे फेमस सिंगर्स हैं जिनके उन्होंने बहुत फेमस गाने लिखे हैं। अगर लिस्ट में बयान करना शुरू करूँ तो वो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। जी नुखैज़ साहब, गुल नुखैज़ अख्तर अर्ज़ कर रहा हूं, हुजूर क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम हुजूर, क्या हाल है? अल्लाह का खैरियत शुक्र से है। हैं? आजिज साहब ये बताइए कि इस गाने में 3-4 चीजें हैं ना। पहले तो ये बताइए ऑडियंस को कि जो साहब सबसे पहले हमने चलाए, जिन्होंने ओरिजिनल ये गाना गाया, वो कौन साहब थे और उन्होंने ये गाना कब गाया था और उनका पूरा नाम क्या है और क्या इसकी शायरी भी उन्होंने की थी? बहुत बहुत अच्छा किया। उनका पूरा नाम है अहमद खान मलक। ओके, और ये मियाँ वाली के ही रहने वाले हैं। ठीक है। इन्होंने इस गीत को कोई तकरीबन 70 और 80 की दहाई के वस्त में गाया। बिल्कुल सही।
अहमद खान मलंग साहब ने। अच्छा, जो इसका इब्तदाई मिसरा है इन्होंने उसे और तरह गाया। ठीक है। फिर अता साहब ने जब इसको गाया तो उसमें इसकी तरमीम कर दी। इन्होंने, अगर आपने सुनाया भी और गौर भी यकीनन किया होगा, इन्होंने कहा था कि बालो बत्तियां वे माही सप मारो संगलाना, सप मारो, सांप पितल बनाए सोना बनसा अमला नाल, अल मुख्तसर कि तुम खुद को इंसान बना लो और अपने अमल को बेहतर करो ताकि तुम पीतल हो सोना बन जाओ। सही। तो इनके गाने के कुछ 2 और साल अंदर का, बाद अपने या अंदर 3 का साल सांप बाद मारो जो शैतान है। अताउल्लाह, जी जी कर ले शायद। जी अफजल साहब। हाँ, तो इनके गाने के कुछ तकरीबन 2-3 साल बाद अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब ने इन्हें गाया। ठीक है। अब ये तीसरी दफा इसको जो है अली जफर साहब और अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब ने गाया। बहुत जी। अच्छा गाया, बड़ा कमाल गाया, लेकिन यहाँ भी गलती कर गए। अब देखिए, असल मिसरा है कि मैं इतना ते ढोला वहां थे। हाँ ये जी। वहाँ एक शहर है, शहर का नाम। अहमद खान मलंग वहीं रहते हैं। बिल्कुल ओ। सही। मैं सम्मा ढोले दी बाह बाह थे, थे। यानी मैं उसकी बाह पे समूह। ये कह रहा है मैं सम्मा ढोले दी वाह थे। हाँ अब वाह क्या बनाए भाई? बिल्कुल सही। वहाँ तो बाजू हुई ना। अच्छा, अब अफजल आजिज साहब ये बताइए, ये इसकी गाने के म्यूजिशियन कौन थे, किन्होंने धुन बनाई थी? अच्छा, धुन तो ये उन्हीं की है, अहमद खान मलंग साहब ठीक है। की। वो खुद ही बनाते थे ठीक है। और मिसरे भी जोड़ लेते थे उस जमाने में। चूंकि उस वक्त हमारे यहाँ कोई बाकायदा गीत निगारी नहीं थी। गीत निगारी का जो एक हुस्न है वो तो फिल्म में था। जी। तो हमारे यहाँ इलाके में लोग गाते हुए गा लिया करते थे, मैं ते ढोला लाहौर है ठीक है। और फलां है और ये है और मिसरे वो जोड़ है। लेते थे आपस तो में। ये उन्होंने खुद से ही ये मिसरे जोड़े। ठीक है। ठीक है। सही है। अफजल आजिज साहब, ख़वातीन और हज़रात, मैं पता सुमेरा आपको आपके इल्म में इजाफा करूं कि अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब के जो मारूफ गीत हमने सुने, जी उनके शायर जो हैं वो अफजल आजिज साहब, बिल्कुल बिल्कुल यानी बिल्कुल। अल्लाह करे सी चंगियां, सियाणा थीवे हा और इस टाइप के बेशुमार गीत अताउल्लाह साहब के जो हैं वो अफजल आजिज साहब, वो भी हमारे दोस्त हैं, शायर है अफजल साहब, लेकिन अफजल आजिज साहब ने नुकेश लिखे हैं और अफजल आजिज साहब बहुत खुद भी बड़ा अच्छा गाते हैं। बड़ा अच्छा गाते हैं नुकेश साहब। बड़ा गाना वायरल हुआ, कोक स्टूडियो में इसको दोबारा हाँ। किया गया, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, वो भी इन्होंने बीमारा गाया। में शिफा मिल जाती बीमारा है। नू, अच्छा, बिल्कुल। एक सवाल आजिज साहब, ये जो क्रेडिट इन्होंने, ये जो गाना गाया, इसमें कोई क्रेडिट इन्होंने दिया उनको अहमद मलंग साहब। अहमद खान मलंग साहब को? नहीं दिया। ये बहुत दुख की बात है। ज्यादती है ये? बड़ा नहीं दिया। वो गरीब आदमी है, मलंग आदमी है और बहुत गुर्बत में अच्छा, वो उनके इस दिन वक्त है। हयात है मलंग साहब? हैं? मलंग और बिल्कुल बुजुर्ग हो गए हैं। अच्छा, बुजुर्ग। मैं इस बारे में लिखा भी है मैंने। ठीक है। मैंने इन दोनों से ये गुजारिश की है कि यार वो गरीब आदमी है, मस्कीन आदमी है, कच्चे घरों में रहता है, हाँ उसकी जी। खिदमत करो, उसको क्रेडिट दो। मलंग है, दुआ इतनी करेगा और खूबसूरत उसमें धुनें क्या वहां से करना। निकली हैं। बिल्कुल बड़ा हाँ जरूरी जी। है। बिल्कुल बिल्कुल अब आपको ये भी मैं इजाफा कर दूं कि मस्त मलंग चकीते डाटा दिल संग चकीते, ये भी अहमद खान मलंग अरे साहब का गाया। वाह, व्हाट अ फेमस जी सॉन्ग। जी जी तक जी गाया जी। गया। बिल्कुल सही है। चलें अफजल आजिज साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं नुकेश साहब, समझता हूँ सुमेरा, समझता हूँ अफजल आजिज साहब ने बड़े अहम मसले की तरफ निशानदेही की है। जी बिल्कुल। ये जो बेचारे शायर होते हैं या गुलकार जो बेनाम होते हैं और उनकी धुनें चुरा के कोई किसी की मकबूलियत मजीद बढ़ जाती है, हाँ जी। उन लोगों को चाहिए, मसलन मैं गुजारिश करूंगा अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब से, वो भी बहुत शानदार बंदे हैं, बहुत बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल, बंदे no doubt। और हमारे पसंदीदा गुलकारों में शामिल हैं। अली जफर हमारे पसंदीदा गुलकारों ठीक में है सर, शामिल बिल्कुल हैं। सही है। पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं अली जफर, बड़े माशाल्लाह बहुत शानदार बंदे उनको हैं। तो शायद पता उनके नहीं वालिद साहब से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है। जी सर, जी मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत दिया हुआ है, बिल्कुल सही। आप क्रेडिट तो दें, आप कम से कम। क्रेडिट तो दें। बिल्कुल सही। ये तो चलें बात की बात रही, वैसे तो ये भी करना चाहिए कि उनको Revenue रॉयल्टी में के से भी तौर पे कुछ उनको दें, हाँ कुछ जी, देना चाहिए, बिल्कुल लेकिन सही। चलें इसको भी छोड़ देते हैं। क्रेडिट तो दें, लेकिन कम से कम। एक अपने मुंह से हाँ जी आप टीवी पे बैठ के, अपने चैनल पे बैठ के बिल्कुल सही। उनके लिए कोई मैसेज तो दें, उनका बिल्कुल शुक्रिया तो अदा कर दें। एक बिल्कुल सही। फनकार जो है सुमेरा, इसी पे खुश हो उस जाता पे है सिर्फ वो। दाद पे खुश हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। आपके साथ हमने तालियां बजाई थी, आपने पूरा गाना खुश सुना हो दिया गए थे, था। बिल्कुल सही। तो बहुत अंदाजा शुक्रिया। करें कि फनकार कितना गुल खुश होता नुकेश है। अख्तर साहब बहुत शुक्रिया आपका। अहमद अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम नहीं, अपनी होस्ट सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।